आज हम वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं वेल्डिंग की हिस्ट्री क्या रही है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी वेल्डिंग की। तो सबसे पहले वेल्डिंग की ज़रूरत ये पड़ी, जैसे मान लीजिए कोई महंगी मशीन है या उसके कोई पार्ट्स हैं वो डैमेज हो गए। ठीक है, डैमेज हो गए तो क्या होगा कि हमें दोबारा से नया मशीन लेना पड़ेगा, जो कि क्या पड़ता था, बहुत महंगा पड़ता था, बहुत कॉस्टली पड़ जाता था। तो इस वजह से हमें क्या पड़ी, वेल्डिंग करने की जरूरत पड़ी। कोई ऐसी प्रक्रिया निकाली जाए जिससे हम क्या करें, वापस वैसे ही मशीन के उस पार्ट को जोड़ सकें और काम कर सकें और हमारा खर्चा भी ज्यादा ना हो। तो इस वजह से वेल्डिंग की जरूरत पड़ी हमें धातु को जोड़ने के लिए। तो बहुत शुरुआती टाइम से जो है वेल्डिंग का काम चालू हो गया था। तो पहले मिडिल एजेस की बात करें आप, 18वीं शताब्दी के लगभग की, तो लोहारी का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। वो क्या करता था, धातुओं को ऊष्मा देकर पीट पीट कर उसे जोड़ता, तब तक पीटता रहता था उसको गर्म करके, जब तक कि वो धातु जुड़ नहीं जाती हैं। फिर 19वीं शताब्दी में भी इलेक्ट्रिसिटी का एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया धातु को जोड़ने के लिए। 1836 में इंग्लिशमैन एडमंड डेवी थे जिन्होंने एसिटिलीन की खोज की और फिर इसका इस्तेमाल किया वेल्डिंग करने के लिए। उसके बाद 1890 में कार्बन आर्क वेल्डिंग पे काम चालू हुआ। 93 में थर्मेट वेल्डिंग पे हुआ। 1900 के लगभग जो है कोटेड इलेक्ट्रोड बनाए गए। ठीक है, 1919 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ तो उसके बाद कंफर्ट एवरी एडम थे, इन्होंने AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी की स्थापना की, जहां पर इन्होंने जो एडवांसमेंट था वेल्डिंग का, कि वेल्डिंग प्रक्रिया में हम क्या क्या एडवांसमेंट लेके आए हैं, क्या क्या हमें और नई तकनीकें लेके आनी चाहिए, उसकी बातों को यहाँ पर डिस्कस किया जाने लगा और प्रयोग किए जाने लगे। 1920 तक P.O. नोबेल नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑटोमेटिक वेल्डिंग भी बना ली थी। फिर 40 तक टंगस्टन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग, 60 में प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो ऐसे करके टाइम टू टाइम क्या होता रहा, आपका वेल्डिंग टेक्निक्स जो हैं वो बढ़ती रही। बात करते हैं वेल्डिंग क्या होती है। तो वेल्डिंग को हम क्या कह सकते हैं, वेल्डिंग जनरली क्या होती है, दो समान धातुओं या असमान धातुओं को जब एक निश्चित ताप पर गर्म कर दबाया जाता है तो पिघलाकर जब वो जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेल्डिंग बोलते हैं। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, धातु होनी चाहिए। धातु कैसी हो सकती है, समान असमान कैसी भी हो सकती है। दूसरा क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, ऊष्मा का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्या करते हैं आप, प्रेशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रेशर जो है वो ऑप्शनल है। कुछ ऐसी वेल्डिंग्स होती हैं जैसे आर्क वेल्डिंग हो गई, थर्मिट वेल्डिंग हो गई, यहाँ पे प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ ऐसी वेल्डिंग्स होती हैं जहां पे प्रेशर की जरूरत पड़ती है, वहां पर हम उसका प्रयोग करते हैं। फिलर धातु हो गया, फिलर धातु भी नीड के हिसाब से आप इस्तेमाल करते हैं। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी धातु और ऊष्मा के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं वेल्डिंग क्या होती है। वेल्डिंग दो समान और असमान धातुओं को एक निश्चित ताप पर गर्म कर दाब या बिना दाब के जब फिलर धातु या फिलर के बिना उसे पिघलाकर आपस में जोड़ा जाता है तो वो क्या होती है, वेल्डिंग प्रक्रिया कहलाती है। और इस प्रक्रिया से जो जोड़ बनता है वो क्या होता है, आपका पेरेंट मेटल जितना, ठीक है, जो आपका ओरिजिनल मेटल है उसके जितना ही मजबूत बनता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वेल्डिंग के लाभ देखते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। इससे जो जोड़ बनता है तो वो पेरेंट मेटल या बेस मेटल जितना ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसलिए हमें किसी और उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा क्या है, इसकी जो इक्विपमेंट की कॉस्ट होती है वो बहुत इक्विपमेंट की कॉस्ट जो होती है वो कम होती है, सस्ती पड़ती है हमें, एज कंपेयर कि आप मशीन दोबारा खरीदें और उसका प्रयोग करें, उसके अपेक्षा ये इक्विपमेंट जो है वो सस्ता है। पोर्टेबल होता है, आप आराम से वेल्डिंग ले जा सकते हैं कहीं पर और जोड़ सकते हैं। कैसे भी इंट्रिकेट डिजाइन्स हो, आपने देखा होगा गेट्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, बाउंड्रीज हो गई, कैसे भी इंट्रिकेट डिजाइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाता है। इससे जो ज्वाइंट बनता है वो लीक प्रूफ होता है, लीकेज के कोई चांसेस नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है, हम कुछ अलॉय या मिश्र धातु मिलाकर जो है अपने जोड़कर और भी अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, अब लाभ हो गए, इतने सारे लाभ हैं तो कुछ हानियां भी हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। तो हानियां देखते हैं क्या है। डिसएडवांटेजेस कैसी हैं। पहली चीज, जब ये आप करते हैं तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है प्रोसेस।
हाई टेम्परेचर पे होती है, जैसे गैस वेल्डिंग अगर आप कर रहे हो तो 3200-3300 डिग्री सेल्सियस रहता है। SMAW आर्क वेल्डिंग करते हैं तो 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट, बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, तो बहुत रिस्की हो जाता है ये। और क्या होता है, जब ये आर्क या इलेक्ट्रोड गलता है, आर्क जनरेट होती है, तो बहुत सारी गैसेस निकलती हैं तो उनमें क्या होता है, रेडिएशंस होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी पर इफेक्ट कर सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। तो ये हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं, आइस पे बहुत असर पड़ता है उसका। ठीक है, दूसरी चीज, इसको करने के लिए आपको क्या होता है, स्किल की जरूरत होती है। जब तक आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिसाइज नहीं होंगे उस पर, आप बहुत अच्छा जोड़ नहीं लगा सकते हैं। तो एक स्किल डेवलप करने की बहुत जरूरत पड़ती है। तीसरा क्या है, हाई पावर कंजप्शन होता है, इतनी अब आपको हीट जनरेट करनी है, आर्क चाहिए, तो उतनी करंट भी आपको डेवलप करनी होगी। उसके लिए क्या होगा, आपको हाई पावर सोर्स वहां पर लगाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, जो इतनी सारी हीट जनरेट हो रही है उसके कारण क्या होता है, कभी कभी जो आपने पेरेंट मेटल लिया हुआ है उसकी मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है, उसका स्वयं का गुण ही बदल जाता है। ठीक है, अब वेल्डिंग का प्रयोग जो है वो कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, तो जनरली आपको जैसा पता ही है कि हर जगह जो है वेल्डिंग का उपयोग आप अपने आसपास देख सकते हैं। फिर भी कुछ कॉमन एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग का उपयोग ज्यादातर किया जाता है, कोई भी रिपेयर वर्क करना हो आपको, फैब्रिकेशन का काम हो, ठीक है, जोड़ना है किसी चीज को, वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स वगैरह कनेक्ट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस में करते हैं, बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिजेस, प्रेशर वेसल्स बनाने में हो गया, आपको रेलवे ट्रैक्स वगैरह जोड़ने में हो गया, शिप की बॉडी कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, ट्रक वगैरह की बॉडी बनाने में, और बहुत सारे फर्नीचर्स और एक्सेट्रा बहुत सारी चीजों में जो है आपका वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब वेल्डिंग से किस प्रकार की धातुओं को जोड़ा जा सकता है, तो अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि वेल्डिंग से समान असमान हर तरीके की धातुओं का प्रयोग किया जा सकता है। तो जनरली जो धातुएं होती हैं उनको हमने दो प्रकार से जो है कैटेगराइज किया है, दो प्रकार से हमने धातुओं को कैटेगराइज किया है। तो पहला होता है आपका फेरस मेटल। फेरस मेटल नाम से याद रखेंगे, फेरस मेटल वो मेटल होते हैं जहां पर आयरन उपस्थित होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फेरस मेटल्स बोलते हैं। दूसरा होता है क्या, नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल वो होता है जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, अब फेरस मेटल में क्या क्या आता है, तो इसको हम समझेंगे फेरस मेटल के टाइप्स को कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, उसी से वर्गीकरण किया है मैंने। तो सबसे पहला क्या है, रॉट आयरन। रॉट आयरन में जो कार्बन परसेंटेज होता है वो 0.035% से भी कम होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कार्बन और सिलिका होता है। तो जनरली कार्बन जो है वो 2.3 से 4.5% और सिलिका जो है वो 0.5 से 3% तक होता है। कार्बन स्टील आते हैं, फिर 3 तरीके के स्टील कार्बन होते हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। आपने देखा होगा जो आपके कटिंग टूल्स होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो लो कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज होता है 0.05 से 0.3%, मीडियम में होता है 0.03 से 0.59% और हाई में होता है 0.6 से 1.5%। इसके अलावा कास्ट स्टील होती है जिसमें कार्बन होता है 0.2 से 2.1%। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, अलॉय भी जोड़े जाते हैं कास्ट स्टील में। क्या क्या अलॉय जोड़ सकते हैं, मैग्नीज, क्रोमियम, वैनेडियम और टंगस्टन। स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील में जो होता है क्रोमियम का परसेंटेज जो होता है अराउंड 11.5% के लगभग रहता है। तो इन सारे मटेरियल्स का हम इस्तेमाल करते हैं फेरस मेटल के लिए। ये सारा आप याद करेंगे एग्जाम्पल में, फेरस मेटल्स क्या होते हैं और इनका कार्बन परसेंटेज कितना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नॉन फेरस मेटल्स की। ठीक है, तो नॉन फेरस मेटल में क्या आएगा, जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आयरन कंटेंट नहीं है, वो सारे आते हैं नॉन फेरस में। तो इसमें क्या है, आपके एल्यूमिनियम और उसके अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं, मिश्र धातु। इसमें क्या कर, मिश्र धातु क्या होती है, दो या उसमें दो समान या समान धातुओं को मिलाकर किसी भी मेटल में हम उसकी प्रॉपर्टीज जो है चेंज कर देते हैं और उसका एक अलॉय बना देते हैं। ठीक है, कॉपर और उसके अलॉयज हो गए, मैग्नीशियम अलॉयज हो गए, उसके निकेल हो गया, जिंक हो गया। इन सारे मटेरियल्स की वेल्डिंग जो है वो हम लोग नॉन फेरस मेटल्स की जो है वेल्डिंग की जा सकती है इन सारे उसमें। ठीक है, तो ये सारा आप रिवाइज करेंगे और नोट्स बनाएंगे।